हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग के बेहतर रिजल्ट के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि मैथ चैप्टर 1 का है। मैथ का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैं सभी आप लोगों को कराऊंगा। जैसे कि मैं बोर्ड पे लिखा हूँ पहला क्वेश्चन कि 280 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। पिछले वीडियो में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि 2 का घात क्या होगा, मतलब कि 2 का घात कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। आइए करके देखते हैं हम लोग कितना होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। 280 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 2 से ये चल जाएगा 140 बार में, 2 से जाएगा ये 70 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे हम लोग ये 35 बार में जाएगा, और 5 से ले जाएंगे हम लोग तो ये 7 बार में जाएगा। जैसे आइए इसे गुणनखंड करके देख लेते हैं हम लोग लिख कर एक जगह। 280 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जितना दिया हुआ है यही हो जाएगा गुणनखंड। मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए इसमें 2 3 बार आया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। और इसमें जो बचा है गुणे 5 गुणे 7, इसमें हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था कि 2 का घात क्या है, मतलब 2 का घात कितना होगा। हम लोग देख लेंगे कि 2 का घात कितना है। 2 का घात 3 है, मतलब कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसमें का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, इसलिए आप लोग गुणनखंड अच्छे से सीख लीजिएगा। अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक, आइए इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, मतलब कि 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है √36, दूसरा ऑप्शन है √19, तीसरा ऑप्शन है √4 प्लस √9, चौथा ऑप्शन है √49। ठीक है, इसमें से हम लोग को अपरिमेय संख्या चूज करना है। अपरिमेय संख्या पूछा है। हम लोग को पता है कि जो भी संख्याएं रूट में होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसमें चारों का चारों ऑप्शन ही रूट में दिया गया है। तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले देखना होगा क्या रूट में से कोई संख्या निकल रहा है। मतलब कि किसी संख्या को अगर हम लोग तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, अगर गुणनखंड अंदर कोई 2 संख्या आए तो उसमें से एक बाहर निकलता है, जो कि हम लोग जानते हैं। और नहीं भी जानते हैं तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है √36। √36 को अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो √36 को गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से जाएगा 18 बार में, फिर 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में। अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणे 2 फिर 3 गुणे 3। देखिए 2 2 के पेयर में आ गया ना। जब इसमें 2 आ जाए तो एक हम लोग को बाहर निकाल लेना है। इसमें से अगर 2 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, मतलब कि 2। फिर 3 भी 2 है तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब कि ये रूट से बाहर आ गया जो कि 6। हम लोग जानते हैं कि 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मतलब कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन बी के तरफ आएंगे। देखिए सबसे पहले बी के तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें दिया है √19। √19 दिया है। √19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। गुणनखंड भी करेंगे तो हम लोग यही करते हैं कि अभाज्य संख्या जितना ला कर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या जब आ जाएगा वो किसी से विभाजित ही नहीं होता है। जब अभाज्य संख्या विभाजित नहीं होता है तो इसमें भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अगर √19 को करेंगे ये किसी के टेबल में आता ही नहीं है कि तो ये 1 के टेबल में आएगा या फिर 19 के टेबल में आएगा, मतलब कि ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है हम लोग का, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें भी √4 है और प्लस √9 है। अगर 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 मतलब कि 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 रूट में। जब रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार होती है तो उसको एक बाहर निकाला जाता है। तो इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा, मतलब कि यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें 9 दिया गया है। अगर हम लोग 9 को गुणनखंड करें तो 3 से चला जाएगा 3 बार में, मतलब कि 9 को हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 गुणे 3। इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये भी बाहर निकल गया रूट से। अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं 3 और प्लस 2, मतलब कि 5 हो जाएगा। ठीक, 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें से तो पूछा है कि अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये 5 परिमेय संख्या हो गया, 6 परिमेय संख्या हो गया। एक जो ऑप्शन बी है √19 वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 49 को इसी तरह हम लोग करके देख लेंगे। अगर 49 को भी हम लोग गुणनखंड करके देखें तो भी आएगा। 49 को करके देख लेते हैं, ये भी 7 से चला जाएगा 7 बार में, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 7। रूट के अंदर जब रूट के अंदर 2 कोई भी चीज 2 हो
उसको एक बाहर निकालते हैं। अगर आप भी रूट के अंदर 2 हैं तो आपको निकालेंगे तो आप 1 हो जाइएगा, ठीक है। तो इसमें रूट 7 हो जाएगा, मतलब कि ये भी परिमेय संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट 19। मतलब कि ये जो क्वेश्चन पूछा है कि अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या इसमें हम लोग को बी है। बाकी सब हम लोग को भरमाने के लिए दिया था, उसको ये नहीं पता है कि लड़का सब चालाक हो गया है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये हम लोगों से अभाज्य संख्या पूछ लिया है, जो कि हम लोग पिछले अभी क्वेश्चन में देखे थे कि अभाज्य संख्या के बारे में बोले थे। इसमें भी देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए ऑप्शन हम लोग को दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 49, दूसरा दिया है 161, तीसरा दिया है 39 और चौथा दिया है 31। इन चारों में से हम लोग को अभाज्य संख्या पूछा गया है। अगर अभाज्य संख्या नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित होती है और स्वयं के अलावा केवल और केवल 1 से विभाजित होती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि अगर कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, अगर इनमें से हम लोग को अभाज्य संख्या चेक करना होगा तो सबसे पहले हम लोग 2 का गुणनखंड करते हैं। मतलब कि अगर 2 को गुणनखंड करेंगे तो 2 को गुणनखंड करते 2 से जाएगा एक बार में, मतलब कि इसका गुणनखंड 1 और केवल 2 होगा। मतलब कि 1 और 2, ये 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। जब ये 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी तो मतलब कि ये अभाज्य संख्या होगी। उसी तरह हम लोग 4 को विभाजित करके देख लेते हैं। देखिए क्या 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। देखिए ये 1 के और स्वयं के अलावा भी एक संख्या से विभाजित हो रहा है जो कि 2 है, मतलब कि ये 3 संख्या से विभाजित हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आगे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या को बताइए, इसलिए अभी भी सीख लीजिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मतलब कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग विभाजित करें, कि हम लोग 5 को देख लेते हैं, क्या 5 1 और 5 के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित हो पाएगा? अगर तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह हम लोग इन सभी चारों ऑप्शनों को चेक कर लेंगे एक एक करके। अगर हम लोग को चेक करना होगा सबसे पहले ऑप्शन 1 हम लोग चेक करेंगे। अगर 49 को चेक करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ये 1 से विभाजित हो जाएगा और 49 से तो होगा ही होगा। और इसके इन दोनों के अलावा क्या ये किसी तीसरी संख्या से विभाजित है? अगर तीसरी संख्या से विभाजित है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर तीसरी संख्या से विभाजित नहीं है तो ये अभाज्य संख्या होगा। तो हम लोग देख लेंगे कि ये 7 से विभाजित होगा, क्योंकि 7 जा कितना होता है 49 होता है। मतलब कि 7 का पहाड़ा अगर 7 बार हम लोग पढ़े तो 49 आ जाएगा। मतलब कि 1 और 49 के अलावा ये 7 से विभाजित होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। अब हम लोग ऑप्शन बी नंबर देख लेते हैं। देखिए 161 है, जो कि देखने में लग रहा है कि अभाज्य संख्या है, लेकिन इस तरह हम लोग को अभाज्य संख्या ठीक नहीं करना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं। पहले हम लोग को चेक करना है 161 को अगर हम लोग चेक करें तो देखिए क्या ये किसी संख्या से विभाजित होगा। अगर 7 से हम लोग करके देखें तो 7 गुना 14 और 7 3 क्या 7 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब कि ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए ये 1 से तो विभाजित होगा ही होगा, 1 के अलावा 7 से होगा, 1 के अलावा 23 से होगा और ये 161 से तो होगा ही होगा। देखिए इन दोनों के अलावा अन्य 2 संख्या से विभाजित है, मतलब कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, मतलब कि ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। जब भी 161 भाज्य संख्या हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन सी पे देख लेते हैं। सॉरी यहाँ गलती से लिखा गया है, अभी यहाँ ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी को हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या 39 किसी अन्य संख्या से 1 और 39 से विभाजित है? अगर 39 को हम लोग इस तरह गुणनखंड करके देखें तो ये 3 से जाएगा 13 बार में, ठीक है। मतलब कि देखिए 1 से विभाजित है और 13 से विभाजित है, 1 से तो होगा ही होगा और 39 से भी होगा ही होगा। तो देखिए 1 और 39 के अलावा ये 2 संख्या से विभाजित है, एक तो 3 है और एक 13 है। तो जब भी 2 संख्याओं मतलब कि 1 और कोई संख्या अपने आप से विभाजित होने के बाद भी किसी और संख्या से विभाजित होती है तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है, इसलिए ये 39 विभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन डी जो दिया गया है वो है 31। क्या 31 किसी संख्या से विभाजित होती है? तो 31 किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, मतलब कि 31 जो हो जाएगा वो भाज्य संख्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर हो जाएगा 31, मतलब कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये हम लोगों से दशमलव प्रसार अशांत पूछा है। देखिए जब भी दी हुई संख्या का पहले सबसे पहले हम लोग तो हर चेक करेंगे, कोई भी संख्या दिया है उसका हर चेक करेंगे। अगर उसका हर 2 के पावर m गुणे
5 के पावर n के रूप में रहेगा तो वो हो जाएगा शांत। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसके हर को चेक करेंगे। अगर वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है तो वो शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो वो अशांत होगा। ठीक है, तो सब हम लोग चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि 50 का अगर गुणनखंड हम लोग करते हैं तो 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 जाएगा। मतलब कि अगर 50 का गुणनखंड हम लोग लिखे तो 2 गुणे 5 गुणे 5, देखिए यहाँ 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2 आ गया। मतलब कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में ये है, जो कि अगर ये इस रूप में है तो ये हो जाएगा शांत। लेकिन हम लोग से पूछा गया है कि दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो हम लोग को तो ये आया है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में, तो ये शांत होगा नहीं। मतलब कि ऑप्शन ए अशांत नहीं होगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी पे आते हैं। देखिए ऑप्शन बी का जो हर है हम लोग को हर को ही चेक करना है। देखिए अगर हर का हम लोग चेक करें तो ये 243 है। मतलब कि लास्ट में इकाई स्थान पर 3 है, और जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर 3 होता है तो वो 2 से विभाजित नहीं होता है। 2 से वही संख्या विभाजित हो सकता है जब इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर अगर 5 से विभाजित करने के लिए भी देखें हम लोग तो 5 से वही संख्या विभाजित होता है जिसके इकाई स्थान पे 5 होता है और 0 होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ना तो 0 है और ना ही 2, 4, 6, 8 है, तो इसलिए ये न तो 2 से विभाजित होगा और न ही 5 से विभाजित होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दशमलव प्रसार अशांत होगा। मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हम लोग को ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक भी नहीं करना है, या सॉरी ऑप्शन छूट गया था जो कि यहाँ ऑप्शन सी है, इसलिए हम लोग को ऑप्शन सी और डी भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को आंसर मिल गया कहाँ, ऑप्शन बी पे। अगर ऑप्शन बी पे हम लोग को आंसर नहीं मिलता तब हम लोग ऑप्शन सी पे चेक करते हैं और ऑप्शन डी को चेक करते हैं। देखिए ये तो पूछ लिया अशांत, लेकिन हो सकता है कि आगे क्वेश्चन में कभी देखने को मिल जाए कि दशमलव प्रसार शांत, अगर यहाँ शांत पूछ लेता तो हम लोग का आंसर हो जाता ए हो जाता, और सी को चेक करके देख लेते और डी को चेक करके देख लेते। अगर ये भी 5 के पावर एन और गुणे 2 के पावर एम के रूप में आता तो ये भी क्या हो जाता, शांत हो जाता। ठीक है, जबकि इसमें ऑप्शन बी दिया गया है जो अशांत है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक p के लिए, मतलब कि कोई पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। मतलब कि अगर कोई पूर्णांक संख्या हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम लोग को पूर्णांक संख्या पता होना चाहिए। देखिए पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो ऋणात्मक में भी हो और धनात्मक में भी हो। मतलब कि वो सभी संख्याएं जो ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो, सबकी सब संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर हम कोई पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1 ले लेते हैं, तो क्या ये सम संख्या है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन वही दे दिया गया है पी। तो मान लीजिए कि हम सबसे पहले अगर एक को ही ले लेते हैं, कि मान लेते हैं कि ए क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो क्या एक हमेशा सम संख्या आएगा, सम पूर्णांक आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको एक को 2 इंटू पी प्लस 1 के रूप में लिखते हैं, अगर इस पे हम लोग देखते हैं कि क्या एक जो है, एक पी का मान है, तो क्या ये सम संख्या आ रहा है। अगर गुणा करेंगे हम लोग तो 2 आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या 3 एक सम संख्या है, नहीं है। 3 भी सम संख्या नहीं है, मतलब कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन सी पे आते हैं, क्या p प्लस 1 सम संख्या है, तो p का मान 1 है, 1 रखेंगे, प्लस 1 है तो 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक सम संख्या है। लेकिन अगर हम लोग p की जगह पर 2 रखें, अगर यहाँ 2 रखें हम लोग, तो p का मान तो 2 ये है, यहाँ पे सम संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 रखें हम लोग, 2 गुणे 2 प्लस 1, मतलब कि 4 प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। ये क्या, ये सम संख्या है, नहीं है। अब इसमें आते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे और 1 रखेंगे, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। देखिए कभी इसमें सम संख्या आ रहा है, इसमें तो सम संख्या आ नहीं रहा है, लेकिन इसमें भी कभी कभी सम संख्या आ रहा है। मतलब कि इसमें विषम संख्या भी आ रहा है और सम संख्या भी आ रहा है। अब हम लोग ऑप्शन डी पे आते हैं कि क्या ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है या नहीं है। तो देखिए 2 की जगह पर 2 रहने देंगे, और p का कुछ भी मान रखे हम लोग, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, आप लोग मल्टीप्लाई करते रहिए। देखिए 1 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 भी रखेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 भी रखें, 3 दूना 6 हो जाएगा। मतलब कि देखिए सभी संख्या क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था कि किसी पूर्णांक p के प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। मतलब कि कोई भी अगर पूर्णांक है, मतलब कि पूर्णांक है, अगर उसको सम पूर्णांक हमेशा कब होगा, जब वो 2p के रूप में होगा। मतलब कि p का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा सम संख्या आएगा। किसी भी पूर्णांक संख्या को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वो हमेशा सम संख्या आएगा।
इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था। ठीक है, आइए इसमें हम लोग अगला 6 नंबर देखते हैं, मतलब कि 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, मतलब कि कोई जितनी भी सहअभाज्य संख्याएं हैं उन सबका मौसा क्या होगा। हम लोगों से मौसा पूछ लिया है। हम फर्स्ट वीडियो में ही बताया था आप लोग को मौसा कैसे निकाला जाता है और लसा कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, इस वीडियो में भी देखिए। अगर 9 और 6 मतलब कि दो संख्या दी हुई हो और इन सब का मौसा पूछ लिया हमसे, तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग, पहले गुणनखंड करते थे, मतलब कि इसको अगर 3 से विभाजित करें तो 3 से 3 बार में चला जाएगा, मतलब कि इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं इसका गुणनखंड। और 6 को करेंगे हम लोग तो 2 3 यही 6, मतलब कि इसको लिखेंगे 2 गुणे 3। देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है, मतलब कि इन दोनों में एक एक 3 है, तो जो इन दोनों में कॉमन है वही इनसे क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। उसी तरह पूछा है सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, जितनी भी सहअभाज्य संख्याएं हैं उन सबका मौसा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को तो ये जानना जरूरी है कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है। देखिए मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मतलब कि आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं है। सबसे पहले आप लोग बेसिक क्लियर कीजिए। अभी भी 2 महीने का समय है, एग्जाम में हम लोग को 50 से 55 दिन का समय है। अभी भी आप मेहनत कीजिएगा तो बहुत बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइएगा। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग को एग्जाम देना है तो दूसरा कोई मेहनत नहीं करेगा या फिर दूसरा कोई जाकर एग्जाम नहीं देगा, खुद हम लोग को जाकर एग्जाम में बैठकर एग्जाम हॉल में और एग्जाम देना होगा। इसलिए मेरे भाई सबसे पहले आप लोग बेसिक क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग का बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ऐसे ही आप लोग 50 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आप लोग ऐसा ही 25 से 30 सिर्फ बेसिक क्लियर होने की वजह से आप लोग कर पाइएगा। बाकी तो हम कोशिश कर ही रहे हैं आप लोग को बताने के लिए, जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पूछा जाता है वो सारी की सारी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। इसलिए आप लोग सबसे पहले बेसिक क्लियर कीजिए और बेहतर समझ में आएगा। आइए बताते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए जितनी कोई भी संख्या हो उन दोनों के बीच में केवल और केवल एक उभयनिष्ठ होना चाहिए, मतलब कि एक जो एक होता है वही उभयनिष्ठ होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ऑप्शन दे लें 3 और 5, इन दोनों का मौसा क्या होगा, मतलब कि इन दोनों में उभयनिष्ठ केवल और केवल एक है। जब केवल और केवल एक है तो मतलब कि इसका मौसा भी एक हो जाएगा। इसलिए जितनी भी सहअभाज्य संख्याएं हैं उन सबका मौसा क्या होता है, एक होता है। देखिए हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन 5 है मतलब कि नहीं होगा, ऑप्शन 3 है मतलब कि नहीं होगा, ऑप्शन में 1 है मतलब कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं में केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ होता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट मतलब कि वास्तविक संख्या से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं उन सबको मैं लिख कर लाया था। जो बच गया है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले तो हम लोग को परिमेय संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या है क्या। देखिए जो भी संख्या है अगर p बटा q के रूप में हो, जहाँ हम लोग लिखते हैं q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, और जो p का मान होता है हमेशा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जो कि पूर्णांक के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पीछे जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग पूर्णांक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि जो सभी वे सभी संख्याएं जो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो सभी संख्याएं पूर्णांक होती है। मतलब कि p का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी p बटा q के रूप में कोई संख्या देखिए आप लोग तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग इस तरह लिख दे कोई संख्या √3/2, अब पूछे कि ये क्या है, तो बहुत से मेरे भाई और बहन को पता ये नहीं होगा कि ये भी p बटा q के रूप में है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए p के बारे में हम बोले हैं कि p का मान हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ p का मान पूर्णांक नहीं है, कभी भी √3 पूर्णांक संख्या नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब भी हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ रहे होंगे उसके साथ साथ हम लोग अपरिमेय संख्या भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर होगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या में आप लोग से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर 2.13 फिर 113 ऐसे डैश डैश मतलब कि डॉट डॉट जाएगा। जैसे कि देखिए बीच में एक एक संख्या बढ़ा रहा है, यहाँ एक केवल था, यहाँ 2 1 है, यहाँ 3 1 है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखे और आप लोगों से पूछे कि ये कौन सी संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये कभी भी देखिए ये अपरिमेय संख्या होता है। इतना तो हम लोग को पता है। जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं अगर एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ जरूर आएगा। और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं एक बार और बताऊंगा। जिस क्वेश्चन पे आप लोग को दिक्कत है आप लोग उस क्वेश्चन पे कमेंट कीजिए, मैं अवश्य बताऊंगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हम ही को तैयारी करना पड़ेगा और हम ही को मेहनत करना पड़ेगा, दूसरे कोई नहीं आएगा मेहनत करने। इसलिए जितना हो सकता है आप लोग मेहनत कीजिए।
जितना हो सकता है आप लोग मेहनत कीजिए, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए।